न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां आज वे एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे थे, जहां वे केपी ग्राउंड पहुंचे और शादी में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने पीडीए के द्वारा 400 पार पर रोक लगाकर हराने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। कहना है अखिलेश यादव का। नमस्कार। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपका गठबंधन फाइनल हो गया है। 17 सीटें आपने कांग्रेस को दी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी सभी नहीं उतारे गए हैं, क्या वजह है? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। सभी प्रत्याशी ये पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा। 60 लाख गुणा 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा अखिलेश जी, प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे आप? बसपा के साथ गठबंधन की बात चल रही क्या? प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं। 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़वाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो, इतना पैकेज की बात कर रहे हो।
लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का। देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी, रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो पीडीएफ फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज़ आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो, अच्छा, चिंता का विषय है। 2 वरिष्ठ नेता आपके, एक संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं। नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उसके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ। हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है। कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सीधे जा रहे हैं गंगा में। और आप इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं, आप भी जानते हो कितने नाले जा रहे हैं सीधे गंगा में। अच्छा, मोहन यादव जी प्रचार कर रहे हैं, आजमगढ़ भी गए, लखनऊ में उन्होंने यादव महाकुंभ किया, कितना डेंट मारेंगे आपकी पार्टी को? देखिए, ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक है, ये बीजेपी की चाल उन्हें उल्टी पड़ेगी। और तब सोचिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं सैफई जा करके। आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें दीवार के अलावा कुछ नहीं है, केवल दीवारें हैं, छत हैं, कोई अस्पताल नहीं है। सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री सैफई हमारे गांव में जाएं और जो मेडिकल कॉलेज का 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का उसमें कुछ हो ही ना। कितना दुर्भाग्य है 7 साल में। और फिर क्या कहते हैं, वहाँ पर न जाने कैसी जगह थी। अरे उन्हें सोचना चाहिए सरकार किसकी थी उस समय। किसकी तैयारी हो रही है? अरे तुम घबराओ मत, तुम्हारी गंगा साफ करने के लिए किस किस ने कसम नहीं खाई थी। और गंगा के सोचिए आप गंगा के पानी को हम कितना पवित्र मानते हैं, गंगा जल को पवित्र मानते हैं। और सोचिए ये क्या बातें कर रहे हैं, जिन्होंने गंगा ना साफ की हो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और चिराग पासवान जी मोदी की सभा बिहार में, इसका क्या माने निकाला? पहली सूची में बाहर था, बिहार को बाहर कर दिया उन्होंने, सूची में बिहार बाहर था। क्या गठबंधन में कुछ तो उन्हें अब मना रहे होंगे, अब ये गठबंधन को मनाने की कोशिश हो रही होगी। तुम क्यों बार बार यही सवाल पूछ रहे हो? और ये तो नहीं, तुम्हें चिंता होनी चाहिए माँ गंगा की।
आप इसका जवाब दें। माँ गंगा की चिंता होनी चाहिए। राहुल गांधी जो यात्रा चल रही है पब्लिक को वापस लौट जा रही है, आपकी क्या कहेंगे? नहीं, वो वोट डालने के लिए जा रही है। आपकी पार्टी के विधायक केशव जी से मिलिए, क्या कहिए? अरे पूजा पाल केशव जी से मिली? पूजा पाल केशव जी पे कुछ विभाग बचा कि बस कुछ और भी है उनके पास सामान? एक बार और पल्लवी जी को लगवा दीजिए कहीं से। चलिए, बहुत धन्यवाद। अब आप पे सवाल खत्म हो गए और आप आए, आपका धन्यवाद। आपके वर्मा जी को लड़ा रहे हैं? अरे लड़ाएंगे था कि सबसे बड़े मेले माघ मेले में शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर एक अनोखे मंदिर को देखने को मिला है। वैसे आपने मंदिर तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज के संगम की रेती पर सैंड आर्ट के माध्यम से बिस्कुट से बनाया गया केदारनाथ मंदिर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट के छात्रों ने संगम की रेती पर बिस्कुट से मंदिर बनाकर ये बताया है कि जो लोग मंदिर आदि पूजा नहीं कर पाए हैं, ये कल आकर शिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस मंदिर को पूरे बनाने में 4 दिन का वक्त लगा है। कई हज़ार बिस्किट भी इसमें लगे हैं बनाने में। इसको देखने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर भीड़ आ रही है और ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ हाथ जोड़े दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था सैंड आर्ट बनाने वाले लोगों का, आइए दिखाते हैं। सर देखा जाता है अक्सर हम लोग सैंड आर्ट के माध्यम से अक्सर सोशल अवेयर करते हैं। आज शिवरात्रि का पर्व है, एक नई क्रिएटिविटी किए हैं हम लोगों ने। 2051 बिस्कुटों से केदारनाथ का मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें हमारी सहयोगी दीपांजलि जी हैं, मनोज और काफ़ी सहयोगी थे हम इस मंदिर को बनाने में। पिछली बार सर हम लोगों ने 151 बिस्कुटों का निर्माण किया था, जो कि शिवलिंग बनाया था कंदरिया देव महामंदिर का। और उस मंदिर इस जो शिवलिंग की स्थापना सर इस मंदिर में। मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम लोगों ने बिस्किट के केदारनाथ का मंदिर बनाया है। इसको तैयार करने में कम से कम 4 दिन लग गए हैं और इसमें कम से कम 2000 हजारों बिस्किटों से ज़्यादा बिस्किट लग गए इसको बनाने में। और आशा करते हैं कि भोलेनाथ के भक्तों को ये और ज़्यादा पसंद आएगा, और हम तो हैं ही भक्त के। कितना दिन लगा? इसको 4 दिन लगा है हमें बनाने में, और बहुत ही आशा श्रद्धा के साथ इसको तैयार किया है और आशा करते हैं कि सबको पसंद आएगा। दीपांजलि सिंह, प्रयागराज। के माध्यम से सबको सारे फेस्टिवल या किसी चीज़ को जागरूक करते हैं। इस बार हम लोगों ने बिस्किट से बनाया है, कुछ नया करने का सोचा है कि बिस्किट से बनाए। ये तो मुँह है, कोई आदमी कुछ करे समझे, हमारी आस्था है। हमारे लिए जो ना तो कोई आदमी भगवान बाबा भोलेनाथ पे आस्था है? जी हाँ, हम जो है ना तो सभी धर्मों का आदर करते हैं, किसी का ना आदर नहीं। ये हमारा धर्म कहता है। धर्म कोई भी जो है ना किसी की बुराई नहीं करता। हमारा धर्म इस्लाम में ये है कि सब धर्म बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत ही अच्छा है। मैं इन बच्चों को धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रयाग के संगम तट पे इन्होंने दर्शन कराए। महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है और ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी पूरी कल्पना उसको इन्होंने चित्रण कर दिया यहाँ, जिससे हमको दर्शन हुए भोले भगवान के। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं और तहे हृदय से इनको बधाई देते हैं। लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और सोशल मीडिया में इसका असर भी दिखने लगा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह की गलत पोस्ट और बेबुनियाद पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव एक समाधि पर फूल अर्पित कर रहे हैं। फोटो के साथ किसी मनोज श्रीवास्तव ने लिखा है कि अखिलेश और डिम्पल माफिया अतीक और उसके इनकाउंटर में मारे गए बेटे की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे, जबकि ये गलत है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की ये फ़ोटो उस वक्त की है जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। ट्विटर पर इस फेक पोस्ट का संज्ञान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लिया है और फेक पोस्ट करने वाले के खिलाफ जॉर्जटाउन थाने मुकदमा दर्ज कराया है। माफिया अतीक से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को जोड़ने से सपाइयों में काफ़ी नाराज़गी है और सपा ने तुरंत इसका खंडन किया है और मुकदमा दर्ज करा दिया है। और सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी का आईटी सेल अखिलेश की छवि खराब करने के लिए अक्सर तरह तरह की पोस्ट करता रहता है, लेकिन जनता बीजेपी की इस फार्मूले की असलियत जान चुकी है और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में क्या कुछ कहना है सपा नेता संदीप यादव का इस पर, आइए दिखाते हैं।
जी बताइए, क्या पूरा मामला है, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और क्या मांग है आप लोगों के? ये इलाहाबाद का मनोज श्रीवास्तव है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोभनीय भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है लगातार, इसके एक्स पर आप जाकर के देखेंगे तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज हमने जॉर्जटाउन थाने में जाकर के एक तहरीर देने का काम किया और मुकदमा भी लिखवा दिया है। तो जहाँ तक यशो का कहना है, ट्रेस कर लिया गया है और रात तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इलाहाबाद जिला प्रशासन की होगी। ये बताइए कि किस तरीके से दुष्प्रचार किया था, क्या इसने? देखिए, जो एक्स पर इसने एक फ़ोटो, इससे पहले भी ये लगातार डालता रहा है। अभी 2 दिन पहले इसने एक फ़ोटो डाली है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनकी जो समाधि स्थल है, जहां पर आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिम्पल यादव जी ने जाकर के जो आशीर्वाद लिया था चुनाव में नामांकन के समय जाते समय, वो फ़ोटो थी। उस फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसने कहीं ना कहीं जो शब्दों का प्रयोग किया है, इससे कहीं ना कहीं एक देश भावना फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो लोग ये नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा आईटी सेल से जोड़ करके भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरीके से लिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों बने कुएं को श्री कृष्ण कूप होने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र बृजनाभ ने इस कुएं का निर्माण कराया था और यहाँ पूजा अर्चना होती थी, जिसके लिए अनुमति हाईकोर्ट से मांगी है। 13 तारीख को श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होगी। इसी पर इसमें भी सुनवाई कराने की मांग करेंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा कृष्ण कूप है, जो शाही ईदगाह की दरवाजे पर बना है, गेट पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते रहे। लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद वहाँ पूजा के लिए जाती हैं, होली के बाद जो बाछोड़े का त्यौहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे वो लोग नहीं मना देते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। होली का त्यौहार आ रहा है और ब्रज से एक बहुत बड़ा संदेश होली का दुनिया में जाता है। तो हम चाहते हैं कि पिछले सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए, इस तरह के अवरोध वहाँ पैदा न किए जाएं। और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की, जो हमारे केस श्री कृष्ण जन्म के चल रहे हैं उसी में सपत्र पत्र के साथ हमने मांग की है कि माननीय न्यायालय ऐसा स्थानीय प्रशासन को डायरेक्शन करें कि हम वहाँ विधिवत रूप से पूजा कर सकें, हमारी हिंदू माता बहनें जाके विधिवत रूप से पूजा कर सकें। क्योंकि जैसा वहाँ पर पुराने समय से हम प्राचीन पूजा करते रहे, छोटे बच्चों के मुंडन भी वहाँ होते थे। लेकिन अब क्या है कि इन लोगों के द्वारा अवरोध करके वहाँ दंगा फसाद की स्थिति क्रिएट की जाती है। तो इस स्थिति को देखते हुए हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि वहाँ माननीय न्यायालय इस तरह का एक आदेश पारित करें कि वो कृष्ण कूप है और कृष्ण कूप अति प्राचीन है और उसका संज्ञान में आया है कि ये अति प्राचीन होने के साथ साथ जब महाराज बृजनाभ जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण कराया था, उसी समय से कूप है। तो और इस कूप के द्वारा ही गर्भगृह के लिए पानी जाता था। गर्भगृह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जिसे 1670 में औरंगजेब के द्वारा विध्वंस करके मस्जिद बना दिया गया। लेकिन हम उसे मस्जिद नहीं मानते, वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि उस कूप की हम विधिवत रूप से पूजा कर सकें, डेली पूजा कर सकें। इसको लेकर कोर्ट में कब सुनवाई है? इसको लेकर के कोर्ट में हमने ये एप्लीकेशन दी है। और जैसा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 13 मार्च को सुनवाई होनी है, तो 13 मार्च को इस पर भी हम सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार निकट है। क्योंकि हमें पूजा से न रोका जाए, पूजा से बाधित हमको न किया जाए। तो इसमें 13 तारीख को हम प्रयास करेंगे कि एक आदेश माननीय न्यायालय करें और जिससे हम वहाँ विधिवत रूप से अपनी पूजा अर्चना कर सकें। क्योंकि अति प्राचीन कूप है, ये कोई सामान्य कूप नहीं है, हमारे पूर्वज इसकी पूजा करते रहे। तो जिस तरह से अवरोध पैदा किया जा रहा है, कभी हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना ली जाती हैं, कभी हमारे कूपों को जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, तो ये गलत है। तो हमने इसके लिए न्यायालय की शरण ली है, न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसमें एक आदेश पारित करें और वहाँ कभी भी कोई भी हिंदू पक्ष के लोग जाकर के अपनी पूजा कर सकें। क्योंकि वो मंदिर है हमारा और उसमें किसी तरह की कोई मंदिर है हमारा वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वहीं पे ये कूप है, तो दोनों की पूजा विधिवत रूप से कर सकें, ये हमारा कहना है।
महाकुंभ के पहले प्रयागराज वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज की रिपेयरिंग की जाएगी। 7 करोड़ रुपए का बजट इस पर खर्च किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। शास्त्री पुल की बेरिंग और ज्वाइंटर को मुख्य रूप से दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के चलते टेंडर प्रक्रिया प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शासन के बजट मिलने के बाद मई से रिपेयरिंग शुरू होगी। इस काम को पूरा करने में लगभग 6 माह का समय लगेगा। दारागंज से झूसी के बीच 2200 मीटर लंबे शास्त्री पुल की रिपेयरिंग मई से शुरू करने की योजना बनाई गई है। ज्वाइंटर और बेरिंग दब जाने के कारण इसे दुरुस्त करना ज़रूरी हो गया है। पिछले वर्ष इस 4 लेन पुल की मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपए का बजट खर्च किया गया था। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 के एक अधिकारी के अनुसार पुल में 258 ज्वाइंट और बेरिंग भारी वाहनों के आवागमन के चलते दब गए हैं। इन सभी को बदला जाएगा। इस दौरान पुल पर आवागमन कुछ दिन के लिए प्रभावित ज़रूर होगा। सबसे पहले प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले लेन की बेरिंग और ज्वाइंटर को ठीक किया जाएगा। ओवरलोड वाहनों के आवागमन अधिक होने से कभी पुल की बेरिंग तो कभी ज्वाइंटर क्षतिग्रस्त हो जाता है। 4 वर्ष पहले दिसंबर में पुल के एक पिलर की बेरिंग टूट चुकी है। नियमों के अनुसार 2 वर्ष में रिपेयरिंग करना अनिवार्य होता है। रिपेयरिंग न होने पर पुल की मजबूती बढ़ जाती है फिर से, और जिसको देखते हुए एक बार फिर से पुल की जहां रिपेयरिंग होगी और 7 करोड़ रुपए खर्च शासन के द्वारा किया जाएगा और सरकार की इस योजना के तहत शास्त्री ब्रिज फिर से तैयार हो जाएगा रिपेयर होके, जिससे कि कुछ दिनों के लिए आवागमन ज़रूर प्रभावित होगा, मगर फिर सुचारू रूप से पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आवागमन फिर से शुरू हो जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।